हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है पार्थ क्लासेस पर, जहां हम किसी भी टॉपिक को बिल्कुल सरल और आसान भाषा में सीखते हैं, समझते हैं और पढ़ते हैं। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th का हिस्ट्री चैप्टर नंबर 1, जो कि है यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय का पार्ट नंबर 2। पहला पार्ट अपलोड कर दिया गया है। यदि आप अभी तक नहीं देखे हैं तो जाकर ज़रूर देख लें, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दिया गया है। दोस्तों, ध्यान से देखें कि प्रथम पार्ट में हम देखे थे कि हमें हिस्ट्री को किस तरह से पढ़ना है और पहला चैप्टर में हमें कौन कौन से टॉपिक को कवर करना है। तो उस टॉपिक को समझने के पश्चात हम उसमें कई टॉपिक को कवर भी किए थे। तो चलिए आपको इस वीडियो में फिर से टॉपिक से अवगत करा दें, और जो टॉपिक कवर हो चुका है उसे आप पहले वाले वीडियो में जाकर देख सकते हैं। तो ध्यान से देखें, हमें इस चैप्टर में पढ़ना था क्या। तो पहला है राष्ट्रवाद क्या है, इसका उदय कैसे हुआ, इसके बारे में हम देख चुके हैं। दूसरा टॉपिक है फ्रांस की क्रांति, जो कि 1789, 1830 और 1848 को हुआ था, ये टॉपिक है। तीसरा टॉपिक है वियना सम्मेलन या वियना कांग्रेस। चौथा टॉपिक है राष्ट्रवाद के प्रसार में नेपोलियन बोनापार्ट का योगदान। पांचवा टॉपिक है इटली का एकीकरण, और इटली के एकीकरण में किन किन व्यक्तियों का महत्वपूर्ण योगदान था, इसके बारे में, जिसमें जोसेफ मेजनी, काउंट काबूर गैरीवाल्डी और विक्टर इमैनुअल के बारे में हमें पढ़ना रहता है। छठा टॉपिक है जर्मनी का एकीकरण, कि जर्मनी का एकीकरण कैसे हुआ, जर्मनी की एकीकरण की आवश्यकता क्यों पड़ी, फिर उसमें किन किन व्यक्तियों का महत्वपूर्ण योगदान था उसके बारे में, जिसमें दो सबसे प्रमुख चेहरा था, विलियम प्रथम और ओटो वॉन बिस्मार्क। सातवां टॉपिक है यूनान, हंगरी, पोलैंड में राष्ट्रवाद का उदय, और आठवां टॉपिक है राष्ट्रवाद का प्रभाव, यानी कि राष्ट्रवाद का प्रभाव पूरे विश्व पर किस प्रकार से पड़ा, इसके बारे में हमें पढ़ना है इस पूरे चैप्टर में। दोस्तों, उस वीडियो में हम कौन कौन से टॉपिक को कवर कर लिए हैं इस पर विचार करते हैं। इससे पहले वाले वीडियो में ये कवर कर दिया गया है टॉपिक नंबर 1। आज हम पढ़ेंगे टॉपिक नंबर 2 के 1830 की क्रांति और 1848 के क्रांति के बारे में, क्योंकि 1789 की क्रांति के बारे में हम अगले वीडियो में पढ़ चुके हैं। वियना सम्मेलन या वियना कांग्रेस, इसके बारे में भी हम पढ़ चुके हैं। राष्ट्रवाद के उदय में या प्रसार में नेपोलियन बोनापार्ट का योगदान, ये भी हम कवर कर लिए हैं। आज हमें इससे आगे पढ़ना है इटली का एकीकरण, फिर जर्मनी का एकीकरण, और उससे पहले हम पढ़ेंगे 1830 की क्रांति और 1848 की क्रांति के बारे में। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो ध्यान से देखें, जैसे कि हम 1789 की फ्रांसीसी क्रांति के बारे में हम बात किए थे कि किस प्रकार से लुई 16वां के शासनकाल में फ्रांस की शासन व्यवस्था चल रही थी। उसके शासनकाल में लोगों के ऊपर काफ़ी अत्याचार किया गया, संविधान का उल्लंघन किया गया। जो प्रथम और द्वितीय स्टेट के लोग थे उन पर काफ़ी विशेषाधिकार प्राप्त था उनको, किंतु जो तृतीय स्टेट के सामान्य नागरिक थे, सामान्य लोग थे, जिसमें गरीब, किसान, मजदूर, शिक्षक, वकील ये सभी आते थे, उन पर कई प्रकार के टैक्स दिया गया था और उसे टैक्स चुकाना भी पड़ता था, और ऊपर से किसी भी प्रकार की उसे अधिकार प्राप्त नहीं था। इसी कारण से 1789 की फ्रांसीसी क्रांति हुआ था। और उसके बाद नेपोलियन बोनापार्ट आया। नेपोलियन बोनापार्ट जब आया तो अच्छे अच्छे काम किया। फिर वाटरलू के युद्ध में नेपोलियन बोनापार्ट हार गया, जिसके कारण उसे सेंट हेलेना नामक टापू पर भेज दिया गया, और वहीं पर उनका मृत्यु हो गया सन 1821 ईस्वी को। और उसके बाद हम आगे इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे 1830 की फ्रांसीसी क्रांति के बारे में और 1848 की फ्रांसीसी क्रांति के बारे में। तो चलिए देखते हैं 1830 की फ्रांसीसी क्रांति। तो ध्यान से देखिए, 1830 की फ्रांसीसी क्रांति क्यों हुआ था। तो 1830 की फ्रांसीसी क्रांति के समय फ्रांस का शासक था चार्ल्स टेन। 1830 की फ्रांसीसी क्रांति के समय वहाँ का शासक था चार्ल्स टेन, जो एक निरंकुश एवं प्रतिक्रियावादी व्यक्ति था। निरंकुश मतलब यह है कि चार्ल्स टेन किसी भी काम को करना नहीं चाहता था।
और सही मायने में कहें तो उसे ठीक से करने ही नहीं आता था। ठीक, निरंकुश का अर्थ यही होता है। प्रतिक्रियावादी का मतलब होता है कि यदि जनता कोई सवाल उठाए, राजा पर कोई प्रश्न चिन्ह लगाए, तो राजा उसका तुरंत प्रतिक्रिया देता था, लेकिन वो अच्छा प्रतिक्रिया नहीं था राजा के लिए, जनता के लिए। वो बुरा प्रभाव पड़ता था जनता पर, उससे किसी न किसी प्रकार की सजा दे दी जाती थी, तो ये अच्छा नहीं था। इसीलिए उसके लिए यूज किया जाता है प्रतिक्रियावादी। ठीक, चलिए अब ध्यान से देखिए। 1830 की फ्रांसीसी क्रांति के समय फ्रांस का शासक था चार्ल्स टेन, जो निरंकुश एवं प्रतिक्रियावादी शासक था। इसके शासनकाल में फ्रांस में भ्रष्टाचार, अत्याचार, संविधान का उल्लंघन किया गया। भ्रष्टाचार काफ़ी हुआ, अत्याचार भी जनताओं पर काफ़ी हुआ, और संविधान के अकॉर्डिंग जो देश नहीं चल रहा था, तो ठीक से व्यवस्थाएं नहीं थी, तो देश चलेगी कैसे? तो संविधान का भी क्या किया गया? उल्लंघन किया गया। हद तो तब हो गया, जनता ये तो देख रहा है कि चलो कोई बात नहीं, हम पर अत्याचार हो रहा है, जनता सह रहा था। लेकिन हुआ ये कि चार्ल्स टेन क्या किया कि एक ऐसे व्यक्ति को अपना प्रधानमंत्री नियुक्त कर दिया जो गरीबों, मजदूरों, किसानों से दुश्मनी करता था। एक तरह से गरीब, किसान, मजदूर को वो देखना नहीं चाहता था, और उस व्यक्ति को चार्ल्स टेन क्या किया? प्रधानमंत्री नियुक्त कर दिया, जिसका नाम था पॉलिग्नेक। चार्ल्स टेन ने पॉलिग्नेक को अपना प्रधानमंत्री नियुक्त कर दिया। जैसे ही पॉलिग्नेक को प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया, तो वहाँ की जनताओं ने आंदोलन करना शुरू कर दिया, क्योंकि पॉलिग्नेक के बर्ताव से, व्यवहार से वहाँ के लोग वाकिफ था कि यदि पॉलिग्नेक प्रधानमंत्री बन गया, तो अभी तक तो मेरा हाल इतना ही खराब था, जब पॉलिग्नेक बना तो वो मेरा स्थिति और भी देगा बर्बाद कर। जिसके कारण पॉलिग्नेक के विरुद्ध और राजा के विरुद्ध, अर्थात चार्ल्स टेन के विरुद्ध, वहाँ की जनताओं ने आंदोलन करना शुरू कर दिया। जब वहाँ के लोगों ने आंदोलन करना शुरू किया, तो फिर राजा चार्ल्स टेन ने उसे दबाने के लिए क्या करता है कि 4 अध्यादेश जारी कर देता है। 4 अध्यादेश अर्थात 4 नियम जारी कर देता है कि यदि कोई भी आंदोलन करेगा, बिना अनुमति के कोई भी आंदोलन करेगा, उसे सजा दिया जाएगा। तो जब राजा ने 4 अध्यादेश जारी किया था, और ये किया था 25 जुलाई 1830 को, तो जब ये 4 अध्यादेश जारी हुआ, तो जनता का दिमाग हिल गया। अब जनता सोचने लगा, ये कैसा न्याय है? जब तुम प्रधानमंत्री नियुक्त किए हो ऐसे व्यक्ति को जो हमें देखना तक पसंद नहीं करता है, अब हम उसे हटाने के लिए आंदोलन कर रहे हैं, तो तुम मेरे आंदोलन को ही दबा रहे हो। तो जनता का दिमाग इतना खराब हो गया कि वो अपना आंदोलन और तेज कर दिया। जैसे ही वो अपना आंदोलन और तेज कर दिया, तो फ्रांस में शुरू हो गया गृह युद्ध। फ्रांस में गृह युद्ध शुरू हो गया, राजा को हटाने के लिए, पॉलिग्नेक को हटाने के लिए। और जब गृह युद्ध शुरू हुआ, तो ये छोटा मोटा गृह युद्ध नहीं था, बहुत बड़ा गृह युद्ध था। गृह युद्ध, आपको बता दें कि जब किसी देश के अंदर युद्ध शुरू हो जाता है बड़े स्तर पर, तो उसे ही बोला जाता है गृह युद्ध। तो फ्रांस में भी गृह युद्ध शुरू हो गया, और उसी गृह युद्ध को जाना जाता है 1830 की फ्रांसीसी क्रांति के नाम से। 1830 की फ्रांसीसी क्रांति के नाम से। आशा करते हैं कि यहाँ तक आप समझे होंगे। चलिए अब देखते हैं कि ये जब फ्रांस की क्रांति हुई, 1830 की फ्रांस की क्रांति हुई, तो इसका क्या परिणाम आया, तो ध्यान से देखें। परिणाम तो बुर्बो राजवंश का अंत हो गया। बहुत पहले से बुर्बो राजवंश का शासन था फ्रांस के ऊपर, जो काफ़ी अत्याचार भी करता था सामान्य नागरिकों के ऊपर। तो बुर्बो राजवंश का अंत हो गया। आर्लेयंस वंश की स्थापना की गई। आर्लेयंस वंश की स्थापना की गई और उसका एक शासक बनाया गया लुई फिलिप। आर्लेयंस वंश के जो एक व्यक्ति थे जिसका नाम था लुई फिलिप, उसको
वहाँ का शासक बनाया गया। ठीक, उसके बाद संवैधानिक राजतंत्र की घोषणा की गई, स्थापना की गई, यानी कि अब फ्रांस संविधान के अकॉर्डिंग चलेगा, संवैधानिक राजतंत्र की स्थापना कर दी गई। ठीक, यहाँ तक आशा करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। एक बार फिर से रिपीट कर देते हैं, ध्यान से देखिए कि 1830 की फ्रांसीसी क्रांति के समय वहाँ का शासक था चार्ल्स टेन, जो निरंकुश एवं प्रतिक्रियावादी शासक था। इसके शासनकाल में भ्रष्टाचार, अत्याचार और संविधान का काफ़ी उल्लंघन किया गया। हद तो तब हो गया कि ऐसे व्यक्ति को राजा ने प्रधानमंत्री नियुक्त कर दिया जो गरीब, किसान, मजदूर आदि को देखना तक नहीं पसंद करता था। एक मिनट, तो गरीब, किसान, मजदूर को देखना तक पसंद नहीं करता था। तब जनता का हालत खराब हो गया, जनता का दिमाग खराब हो गया कि ये कैसा न्याय है। तो उसके विरुद्ध जनता ने आंदोलन करना शुरू किया। जब जनताओं ने आंदोलन करना शुरू किया तो राजा क्या किया था, उस आंदोलन को दबाने के लिए 4 अध्यादेश जारी कर देता है, और ये जारी करता है 25 जुलाई 1830 को। जब 4 अध्यादेश जारी करता है तो जनता और पागल हो जाता है कि ये किस प्रकार की न्याय है। हम अपने अधिकार के लिए लड़ रहे हैं, अधिकार तो एक तो मिल नहीं रहा है, जितना भी मिल रहा है, जितना हम आराम से जी रहे हैं थोड़ा सा, उसके विरुद्ध भी तुम क्या कर रहे हो, हम पर अत्याचार कर रहे हो। तो फिर जनता ने क्या किया, राजा के विरुद्ध एक तरह से युद्ध छेड़ दिया, जिसके पश्चात फ्रांस में गृह युद्ध शुरू हो गया। अब जब गृह युद्ध शुरू हो गया तो ये बहुत बड़े स्तर पर हुआ, इसलिए इस क्रांति को बोला जाता है 1830 की फ्रांसीसी क्रांति। चलिए, यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। इस क्रांति का परिणाम क्या आया, इस पर बात करते हैं। तो 1830 की फ्रांसीसी क्रांति का परिणाम यह आया कि फ्रांस में बुर्बो राजवंश का अंत हो गया। दूसरा, आर्लियंस वंश की स्थापना की गई और वहाँ का शासक लुई फिलिप को बनाया गया, और फ्रांस को एक संवैधानिक राजतंत्र घोषित किया गया, अर्थात संविधान के अकॉर्डिंग अब फ्रांस चलेगा, ये बताया गया। ठीक, लेकिन जब लुई फिलिप वहाँ का शासक बना तो कुछ समय तो अच्छा से शासन किया, किंतु फिर से जनताओं के ऊपर काफ़ी क्या हो गया, अत्याचार होना शुरू हो गया। फिर से एक क्रांति होती है जिसे हम 1848 की फ्रांसीसी क्रांति के नाम से जानते हैं। तो चलिए अब हम देखते हैं कि 1848 की फ्रांसीसी क्रांति के बारे में। तो ध्यान से देखें, 1848 की फ्रांसीसी क्रांति। तो ध्यान से देखें, 1848 के फ्रांसीसी क्रांति के समय वहाँ का शासक लुई फिलिप था, जो उदारवाद एवं महत्वाकांक्षी था। उदारवाद का मतलब क्या होता है? उदारवाद का मतलब होता है ऐसे व्यक्ति जिसके अंदर सद्भावना हो, कि यदि किसी व्यक्ति को देख रहा है दुख में है तो वो अपना सद्भावना व्यक्त करता है। कोई गिर गया, चाहे कुछ भी हो, तो उसका मदद करना ये चाहता था, ये होता है उदारवाद का मतलब। लेकिन ये काफ़ी महत्वाकांक्षी था। ये महत्वाकांक्षी का मतलब क्या हुआ? महत्वाकांक्षी का मतलब है ये कि राजा मदद करना चाहता था, लेकिन ये चाहता था कि सबसे पहले हम जो चाहते हैं वो पूरा हो। राजा मदद लोगों का करना चाहता था, लेकिन उससे भी ज़्यादा ये चाहता था कि जो हम पहले चाहते हैं वो हो। मुझे सबसे पहले ऐशो आराम मिले, तब जनता के लिए हम सोचेंगे। इस प्रवृत्ति का था लुई फिलिप। ठीक, इसने क्या किया कि इसने भी एक प्रधानमंत्री नियुक्त किया था। इसने भी क्या किया? एक प्रधानमंत्री नियुक्त किया जो कट्टर प्रतिक्रियावादी था, और ये भी ऐसे व्यक्ति को ही प्रधानमंत्री नियुक्त किया जो गरीब, किसान, मजदूर को देखना तक पसंद नहीं करता था, जो किसी भी प्रकार के सुधारात्मक कार्य करना ही नहीं चाहता था। जनता जिस तरह से जी रहा है, मर रहा है, इसको उससे कोई लेना देना नहीं था। उसको ये दिया प्रधानमंत्री नियुक्त कर, और उसका नाम था गीजो। लुई फिलिप ने सन 1840 ईस्वी को गीजो को एक अपना प्रधानमंत्री नियुक्त कर दिया, जो एक कट्टर प्रतिक्रियावादी व्यक्ति था, और ये गरीब, किसान, मजदूर से नफरत करता था। नफरत, उसको ये प्रधानमंत्री नियुक्त कर दिया।
और जो गीजो था ये पूंजीपतियों के साथ रहना पसंद करता था। पूंजीपति अर्थात अमीरों के साथ रहना पसंद करता था। अब जैसे ही अमीर के साथ रहना पसंद करेगा कोई व्यक्ति तो गरीब से नफरत ऑटोमेटिक हो ही जाएगी। ठीक, तो ये इसी प्रवृत्ति का था गीजो। गीजो जो है किसी भी प्रकार की संवैधानिक, आर्थिक, सामाजिक एवं राजनीतिक सुधार नहीं करना चाहता था। राजनीतिक सुधार नहीं करना चाहता था, इस सभी के विरुद्ध था ये। ठीक, इसके शासनकाल में फ्रांस में बेरोजगारी, भूखमरी की समस्या काफ़ी बढ़ने लगी। लोगों को रोजगार नहीं मिल रहा था। रोजगार ना मिलने के कारण वो अपना घर परिवार को कैसे चलाएगा। उसको घर परिवार में खाने के लिए कुछ नहीं था, लोग खाने के लिए तरसता था। इसके शासनकाल में ये स्थिति हो गया फ्रांस का कि ना तो काम मिल रहा है ना भोजन मिल रहा है, तो हम अपना जीवन यापन करेंगे कैसे। इसलिए ये क्या किया, आंदोलन करना शुरू किया। तब जनता ने एक क्रांति किया। क्या किया? क्रांति किया गीजो के विरुद्ध और लुई फिलिप के विरुद्ध। और इसी क्रांति को कहा जाता है 1848 की फ्रांसीसी क्रांति। तो आशा करते हैं कि दोस्तों आपको समझ में आया होगा। तो ध्यान से देखें, एक बार फिर से रिपीट करते हैं। 1848 की फ्रांसीसी क्रांति के समय वहाँ का शासक था लुई फिलिप। वहाँ का शासक था लुई फिलिप, जो उदारवाद एवं काफ़ी महत्वाकांक्षी था। उसने 1840 ईस्वी में गीजो को अपना प्रधानमंत्री नियुक्त किया, जो कट्टर प्रतिक्रियावादी व्यक्ति था। ये पूंजीपतियों के साथ रहना पसंद करता था और उसके साथ ही साथ ये किसी भी प्रकार के संवैधानिक, आर्थिक, सामाजिक एवं राजनीतिक सुधार नहीं करना चाहता था। इसके शासनकाल में फ्रांस में बेरोजगारी, भूखमरी की समस्या काफ़ी बढ़ने लगी। लोगों को रोजगार नहीं मिलता था, खाने पीने के लिए कुछ भी नहीं मिलता था, जिसके कारण वहाँ के लोगों ने, फ्रांसीसी जनता ने इसके विरुद्ध क्रांति किया और इसी क्रांति को 1848 की फ्रांसीसी क्रांति के नाम से जाना जाता है। चलिए दोस्तों, हम फ्रांसीसी क्रांति के बारे में देख लिए हैं। हम देख लिए हैं कि कोई भी क्रांति होती है तो वो बिना बात के नहीं होती है, उसका कहीं ना कहीं बहुत बड़ा स्तर पर प्रभाव पड़ा होता है। किसी ना किसी समुदाय, धर्म या किसी न किसी क्षेत्र के ऊपर, जो क्षेत्र में जो जनता रहता है उसके ऊपर अत्याचार किया गया होगा, तभी जनता क्रांति करता है। और यही है राष्ट्रवाद की भावना, कि अपने देश के प्रति एकता की भावना आई, अपने आसपास के जो लोग हैं भाईचारे की भावना आई, क्षेत्र को मिलाने की भावना आई। यही तो है राष्ट्रवाद। तो यहीं से क्या हुआ, राष्ट्रवाद का उदय हुआ। और यहाँ से जब राष्ट्रवाद का उदय हुआ तो विभिन्न देशों तक पहुँचा राष्ट्रवाद। तो चलिए दोस्तों, आशा करते हैं कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। देखिए, ध्यान से देखें, यानी कि पहला और दूसरा टॉपिक बिल्कुल अच्छे से कंप्लीट हो चुका है, तीसरा टॉपिक भी कंप्लीट है, चौथा टॉपिक भी कंप्लीट है। अब हमें पढ़ना क्या है, पांचवा टॉपिक। पांचवा टॉपिक पढ़ना है जो कि है इटली का एकीकरण। इटली का एकीकरण। तो हम इन सभी को समझने से पहले हम समझेंगे कि आखिर ये एकीकरण होता क्या है। सिर्फ एकीकरण को समझेंगे और इटली जर्मनी के बारे में कुछ समझेंगे। उसके बाद हम अगले वीडियो में देखेंगे इटली का एकीकरण, जर्मनी का एकीकरण और इसमें जो व्यक्ति का योगदान था उसके बारे में। ठीक, तो सबसे पहले हम अब समझते हैं कि एकीकरण क्या होता है। तो एकीकरण का मतलब होता है कि छोटे छोटे भागों को मिलाकर एक विस्तृत भाग का निर्माण करना। छोटे छोटे भागों को मिलाकर एक विस्तृत भाग का निर्माण करना ही एकीकरण कहलाता है। जैसे ध्यान से देखें, ये कोई क्षेत्र है और ये इतना क्षेत्र है, ये इधर है। अब ध्यान से देखें, ये क्षेत्र रहा, ये एक पूरा क्षेत्र है, एक पूरा देश है, लेकिन इस देश में कई भाग बना हुआ है। ये देश जो है कई भागों में टूटा हुआ है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, लगभग 9 भागों में टूटा हुआ है। ठीक, और 9 भाग में सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक विषमताएं हैं, असमानताएं हैं। लोग अपना अपना शासन चुना हुआ है।
सभी का अपना अपना एक झंडा है, सभी का अपना अपना एक संविधान है। इस क्षेत्र वाला व्यक्ति इस क्षेत्र में नहीं जा सकता, इस क्षेत्र वाला व्यक्ति इस क्षेत्र में नहीं जा सकता, इस क्षेत्र वाला व्यक्ति इस क्षेत्र में नहीं जा सकता है। अर्थात इन सभी में एकता की भावना नहीं थी। अब एकीकरण कहता है कि इन सभी क्षेत्रों में जो द्वेष की भावना है, असमानताएं हैं, उस सभी को खत्म कर दो। एकीकरण कहता है कि इस सभी के अंदर जो असमानताएं हैं, इन सभी के बीच जो सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक असमानताएं पाई जाती है, भाईचारे की भावना जो नहीं पाई जाती है, भाईचारे की भावना को वापस लाओ और इन सभी क्षेत्रों को मिलाकर एक ऐसा क्षेत्र बनाओ जिसमें एक नियम रहे, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक नियम सभी के लिए क्या हो, समान हो, तब ये कहलाता है एकीकरण। तो आशा करते हैं कि ये समझे होंगे। तो ध्यान से देखें, एकीकरण छोटे छोटे क्षेत्रों को मिलाकर विस्तृत क्षेत्र का निर्माण करना, विस्तृत क्षेत्रों को बनाना ही एकीकरण कहलाता है। ठीक। और इटली का एकीकरण, जर्मनी का एकीकरण ठीक इसी प्रक्रिया के द्वारा हुआ था। इटली, जर्मनी भी कई भागों में टूटा हुआ था, जबकि हम वहाँ, जो कि हम पहले वीडियो में हम देख चुके हैं कि नेपोलियन बोनापार्ट ने उसे क्या किया था, एकीकृत करने का प्रयास किया था। चलिए, तो अब देखते हैं इटली एवं जर्मनी के बारे में। इटली एवं जर्मनी, तो ध्यान से देखें, इटली एवं जर्मनी वर्तमान समय में यूरोप महादेश में है। किस महादेश में है? यूरोप महादेश में है। ठीक। इटली एवं जर्मनी राष्ट्रवाद के उदय से पहले, 1800 ईस्वी से पहले कई भागों में टूटा हुआ था, कई भागों में विखंडित था। जर्मनी लगभग 300 छोटे बड़े क्षेत्रों में विभाजित था, 300 छोटे बड़े क्षेत्रों में। और इटली भी कई भागों में विभाजित था। जर्मनी जो 300 छोटे बड़े भागों में विभाजित था, नेपोलियन बोनापार्ट क्या किया था, इसे 39 भागों में एकीकृत कर दिया था। 39 भागों में एकीकृत कर दिया और इसका नाम रखा था जर्मन राइन राज्य संघ। जर्मन राइन राज्य संघ नाम रखा था नेपोलियन बोनापार्ट। इटली जो कई भागों में विभाजित था, उसे 3 भागों में एकीकृत कर दिया, 3 भागों में। और उसका नाम क्या था? तो नाम हम यहाँ पर लिखते हैं। एक है सिस्पाइन, लिगुनियन और ट्रांसपेडेन। पहला, दूसरा, तीसरा, इन तीनों भागों में क्या किया? एकीकृत कर दिया था। अब आगे चलिए बात करते हैं इटली एवं जर्मनी पर। फिर से इटली यूरोप महादेश, इटली एवं जर्मनी यूरोप महादेश में स्थित है। ये कई भागों में टूटा हुआ था। ठीक। जिस तरह से अब आप यहाँ देख रहे हैं, ठीक, मान लीजिए कि यही है जर्मनी, यही है जर्मनी, और कई भागों में टूटा हुआ है। सभी क्षेत्र में सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक विषमताएं पाई जाती है। लोगों में एकता की भावना नहीं है, भाईचारे की भावना नहीं है, लोग एक दूसरे को देखना तक पसंद नहीं करता है। ठीक ठीक इसी प्रकार की विषमताएं वहां पर पाई जाती थी। सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक विषमताएं पाई जाती थी, उनमें एकता की भावना नहीं थी। इसी का फायदा उठा रहा था ऑस्ट्रिया। तो इटली एवं जर्मनी दोनों देशों पर ऑस्ट्रिया का काफी बड़ा प्रभाव था। ऑस्ट्रिया का काफी बड़ा प्रभाव था। ऑस्ट्रिया अपने अकॉर्डिंग कई क्षेत्रों पर शासक नियुक्त किया था और वहां से संसाधनों का उपयोग अपने लिए करता था। और ऑस्ट्रिया कभी नहीं चाहता था कि इटली और जर्मनी का एकीकरण हो। यदि इटली और जर्मनी का एकीकरण हो जाएगा तो फिर इसको जो लाभ मिलता था वो लाभ नहीं मिलेगा। इसका जो प्रभुत्व था इन देशों पर, वो प्रभुत्व खत्म हो जाएगा। इसलिए ये नहीं चाहता था कि इटली एवं जर्मनी का एकीकरण हो। आपसे कई बार प्रश्न पूछता है कि इटली एवं जर्मनी के एकीकरण की बाधाएं क्या थी? तो इटली के एकीकरण और जर्मनी के एकीकरण की सबसे बड़ी बाधाएं ये थी कि ये दोनों क्षेत्र जो है कई भागों में विभाजित था और दोनों देशों के ऊपर सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक विषमताएं पाई जाती थी, जिसके कारण उस सभी क्षेत्रों में जो लोग रहते थे उनमें एकता की भावना नहीं थी।
और उसमें सबसे बड़ी बाधा थी ऑस्ट्रिया, जो कभी नहीं चाहता था कि इटली एवं जर्मनी का एकीकरण हो। ठीक, तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है। आशा करते हैं कि आपको यहाँ तक बिल्कुल अच्छे से समझ में आया होगा। यदि आप इससे भी बेहतर देखना चाहते हैं तो आप अपना राय हमें ज़रूर दें, ताकि हम अपने में सुधार कर लें और आपको आपके अकॉर्डिंग अच्छा कंटेंट दे पाएँ। तो चलिए दोस्तों, आज की क्लास यहीं हम समाप्त करते हैं। आगे का जो टॉपिक है उसको अगले वीडियो में हम कंप्लीट करेंगे। यदि आप चैनल पर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, अपने दोस्तों तक शेयर भी करें, साथ ही साथ वीडियो को लाइक करते जाएं। फिर अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे इटली का एकीकरण और इटली के एकीकरण में किन किन व्यक्तियों का महत्वपूर्ण योगदान है उसके बारे में। फिर उसके साथ साथ जर्मनी के एकीकरण के बारे में पढ़ेंगे, विलियम प्रथम और ओटो वन बिस्मार्क के बारे में पढ़ेंगे। फिर यूनान, हंगरी और पोलैंड में राष्ट्रवाद को उदय के बारे में पढ़ेंगे और राष्ट्रवाद का प्रभाव क्या था इसके बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद हमारा ये चैप्टर हो जाएगा कंप्लीट। दोस्तों, आपको एक बात और बतानी है कि यदि आप चाहते हैं कि इन सभी से रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है उन सभी को छोटे छोटे पार्ट में हम देख लें, 2 मिनट 3 मिनट में हम समझें, बिल्कुल सरल भाषा में समझें, तो आप प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पर आपको मिल जाएगा, वहाँ पर आपको मिलेगा क्लास 10th हिस्ट्री रिवीजन सीरीज, क्विक रिवीजन सीरीज मिलेगा आपको, क्विक रिवीजन सीरीज। तो आप जाकर इसे ज़रूर देखें, डिस्क्रिप्शन में भी उसका लिंक दे दिया जाएगा, तो आप सभी उसे ज़रूर देखें। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। यहाँ तक आपको अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद।